हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं और बीए प्रोग्राम के जो सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट यानी कि जो पहले के स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिनका कि फिफ्थ सेमेस्टर था, और जो कि प्रोग्राम में सॉरी ऑनर्स से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सेमेस्टर थर्ड है, तो वहाँ आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स SEC जो है आपका योर लॉज योर राइट, आपके कानून आपके अधिकार। तो इसमें हमारी यूनिट 5 है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आज यूनिट 1 को कंप्लीट करने वाले हैं और इस वीडियो से आपको यूनिट 1 से निकलने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जो यूनिट 1 है भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर आपका कवर होने वाला है इस वीडियो के अंदर, और वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो, क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि पॉलिटिकल साइंस जो है आपकी, ये अपने आप में एक ऐसा अध्ययन है जिसको अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यूनिट 1 में भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रो के लिए बात कर लेते हैं कि जो इसका इंट्रोडक्शन है वो क्या है। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन की। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एक अच्छे जीवन की उपयोगिता को समाज में महत्व दिया जाता है। अच्छे जीवन की जो उपयोगिता होती है उसको समाज में महत्व दिया जाता है। अच्छे जीवन के विचार के बहुलतम अर्थ हो सकते हैं, यानी कि एक अच्छा जीवन जो है वो क्या हो सकता है, उसके अलग अलग प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। किसी के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मली के विकास, अगर वर्ड की बात करें तो सबके लिए विकास अलग अलग हो सकता है। एक गली में रहने वाले लोगों के लिए विकास वहाँ की सफाई, वहाँ के लिए एक मेन गेट लग जाए, स्ट्रीट लाइट लग जाए, ये विकास हो सकता है। एक परिवार के लिए व्यक्ति जो कमाता है उसके लिए विकास हो सकता है कि उसको जो है उसकी सैलरी में जो है इजाफा हो जाए। अगर कोई एक स्टूडेंट है तो वो चाहता है, उसके लिए विकास क्या है कि वो जो है अपने अभी जो पिछली कक्षा में उसने जो अंक प्राप्त किए थे वो उससे ज्यादा नंबर अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने ले पाए। तो हर जगह पर जो है अच्छा जीवन और विकास जो है वो अलग अलग धारणाओं के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। अब यहाँ पर आगे देखो क्या दे रखा है कि परंतु बुनियादी स्तर पर इसका अर्थ जीने लायक जीवन है। एक अच्छे जीवन का मतलब क्या है? अच्छे जीवन का मतलब अगर हम बात करें बुनियादी स्तर पर तो क्या है कि भाई जो जीवन जीने लायक हो। ठीक है, जीने लायक, उसी को अच्छा जीवन कहा जाता है। अब एक सुव्यवस्थित जीवन इस तथ्य के आधार पर मूल्यवान है कि शांति और स्थिरता को पुनर्स्थापित करता है। मनुष्य किसी प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थिरता की स्थिति में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अब वे स्वतंत्रता और समानता के साथ रह सकते हैं। ये मूल्य विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा सबसे अधिक सम्मानित है कि हमारे समाज के अंदर एक स्वतंत्रता और समानता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ समानता, और जहाँ समानता होगी वहाँ स्वतंत्रता। विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। ठीक है, और इस कारण न्याय के उच्चतम मूल्य की आवश्यकता होती है। और यहाँ क्या होगा कि वही बहुत सारे लोग जो है वो क्या करेंगे, वो लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं, और इसी चक्कर में हम दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि संघर्ष होगा, वाद विवाद लड़ाई झगड़े होंगे। और कोई भी समाज इन मूल्यों पर निर्भर हुए बिना प्रगति नहीं कर सकता। ये चीजें भी होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर हम न्याय के उच्चतम मूल्य की आवश्यकता यहाँ पर मान सकते हैं। आ, आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति संघर्षपूर्ण जीवन से बचने के लिए शासन की व्यवस्था करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई एक शासन होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको रोकने वाला कोई तो हो। और समाज में कानून की आवश्यकता लोकतांत्रिक राज्य की प्रमुख चिंता है। कि लोकतांत्रिक राज्य का मतलब क्या है, जहां पर लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलाया गया शासन। तो वहां पर समाज में कानून की जो आवश्यकता है वो क्या है, वो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता है। कानून की दक्षता के संबंध में इस तर्क पर विचार आधारित है कि हम में से प्रत्येक को संघर्ष से छुटकारा पाने और शांतिपूर्ण जीवन स्थापित करने के लिए कानून से बंधा होना चाहिए। तो ये तो उसके इंट्रो की बात हो रही है। अब कानून लोगों की इच्छा को दर्शाता है। कोई भी समाज ऐसे कानून के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता जो लोगों के समर्थन से ना बने हो। यानी कि अगर कोई कानून बनेगा, तो कोई भी जो कानून है वो बनेगा तो वो किसके आधार पर बनेगा, वो लोगों के समर्थन के आधार पर बनेगा। ठीक है ना। अब कानून हमारे जीवन से जुड़े हुए अधिकार, और कानून एक साझे संबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। कानून के बिना किसी भी अधिकार का दावा और प्रयोग नहीं किया जा सकता। कानून है तभी तो ये अधिकार हो पाएंगे। अधिनियमों के रूप में विभिन्न
कानून लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष को संबोधित करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, तो ये आपका इसका इंट्रो है जो आपको अच्छी तरीके से समझना है कि नियम और कानून भारत के संविधान में निहित है। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत मौजूद है ये सारी चीजें, ठीक है, नियम और कानून। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी हमारे भारत का संविधान है, यानी कि बहुत बिग संविधान जो है, सबसे बड़ा जो है हमारे भारत का है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश सिद्धांत भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का भंडार है। भारत का संविधान भारत भूमि का सर्वोच्च कानून माना जाता है और भारत के संविधान द्वारा सरकार के विभिन्न शाखाओं के बीच शक्तियों के वितरण की गारंटी दी गई है। अब यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाले हैं, जो शक्तियों का वितरण है ना, वो कैसे दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई जो सरकार है, ठीक है, अब सरकार कार्य कैसे करेगी, इसका वितरण कहाँ कहाँ जाएगा शक्तियों का। जैसे आपने देखा होगा कि सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, कौन कौन से हैं। एक तो विधायिका है आपकी, ठीक है, विधायिका है आपकी, फिर उसके बाद में कार्यपालिका है और उसके बाद में न्यायपालिका है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई ये तो उसके अंग है। पर भारत के लोगों के बहुल मूल्यों को स्थिरता प्रदान करने के लिए दंड और कमीशन के उन विशिष्ट अपराधों जिसके लिए सजा का प्रावधान है कि उसकी पहचान करना और उसके लिए दंड संहिता में कानूनी और न्यायिक सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज की, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। अब भारतीय संविधान के अंदर कुछ चीजें अलग अलग तरीके से, जैसे भारतीय संविधान में एक संघीय राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है, जहां संसद के साथ साथ राज्य विधानसभाएं भी कानूनों के निर्माण की शक्ति को साझा करती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और 255 में क्या बताया गया है, 7वीं अनुसूची के द्वारा विधायी शक्तियों के लिए वितरण से संबंधित है कि विधायी शक्तियां किसके हाथ में होगी। अब जो यहाँ पर जो सूचियों की बात करते हैं कि भारत में जो भारतीय राजनीति है, इसकी संघीय संरचना केंद्र और राज्यों के बीचों की शक्तियों के वितरण की अनुमति देती है, जो कि 3 सूचियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में शक्तियों को आवंटित करने के लिए किया गया है। अब ये 3 कौन कौन सी सूची हैं और इन सूचियों के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो चलिए देख लें। तो देखिए यहाँ पर कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित विषय। अब संघ सूची में क्या है, ठीक है, अब संघ सूची में दे रखा है कि भाई जो केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो है, रक्षा, विदेश मामला और भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध, व्यक्तियों को इस तरह के हिरासत में रखा गया है, ये भी हमारा संघ सूची में है। संविधान, संगठन, अधिकार क्षेत्र और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और इसमें से ली गई फीस और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने के हकदार व्यक्ति, ये भी संघ में आएगा। और उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के लिए प्रावधानों को छोड़कर जो भी जितने भी आपके उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन, उसकी छुट्टियों सहित और उच्च न्यायालयों के सामने अभ्यास करने के लिए हकदार व्यक्ति, ये सब इसके अंदर ही आएगा। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बहिष्कार, उसको मना करना, ठीक है, ये भी हमारा इसी के अंदर है। किसी भी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों को और अधिकार का उस राज्य के बाहर किसी भी अन्य क्षेत्र के संबंध में विस्तार बढ़ाना, परंतु ऐसा नहीं है कि एक राज्य की पुलिस को उस राज्य के बाहर किसी अन्य क्षेत्र में शक्तियां और अधिकार का उपयोग बिना उस राज्य की सरकार की अनुमति के करने में सक्षम हो, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बोला गया है जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है उस राज्य के बाहर के रेलवे क्षेत्रों में किसी भी राज्य से संबंधित पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियां अधिकार क्षेत्र का विस्तार करती है। और इसके अंदर आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून के खिलाफ अपराध, और इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियां, नौकर अधिकारी और क्षेत्राधिकार, ये सब इसमें आता है। अब बात करेंगे किसकी, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा राज्य सूची। तो हमने अभी जो पढ़ा था वो कौन सा था, अभी हमने पढ़ा था संघ सूची। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची में नंबर 1 पॉइंट कौन सा है, सार्वजनिक आदेश, लेकिन किसी भी नौसैनिक, सैन्य या फिर वायुसेना या संघ के अन्य सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी भी अन्य बल या नागरिक की सहायता में किसी भी टुकड़ी या इकाई का उपयोग नहीं करते, ठीक है, ये राज्य सूची में है। दूसरा है पुलिस, रेलवे और गांव पुलिस सूची 1 की प्रविष्टि 2(1) के प्रावधानों के अधीन है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर इसके और भी पॉइंट्स जो दे रखे हैं कि उच्च न्यायालय के अधिकारी जो है वो सेवक जो है किराया, राजस्व अदालतों में प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी अदालतों में फीस है, ठीक है।
उसके बाद में जेल और सुधार गृह ऐसी प्रकृति की अन्य संस्थाएं और उसमें हिरासत में लिए गए जितने भी व्यक्ति शामिल होंगे। अन्य राज्यों के साथ जेलों और अन्य संस्थाओं के उपयोग की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून के खिलाफ अपराध ये दिया गया है। इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियां इसमें शामिल है। उसके बाद में आपका इसमें लास्ट पॉइंट आता है, वो है आपका कौन सा, वो पॉइंट आपका दे रखा है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में क्या आता है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो संघ सूची में क्या होगा, संघ सूची जो होती है ना उसके अंदर हमारे केंद्र के सारे काम आते हैं, ठीक है भाई, विदेश मंत्रालय संभालना, ये सब चीजें जो भी है, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो हमारे केंद्र में आएंगे। राज्य सूची में क्या आएगा, जो राज्य सरकार है, तो राज्य से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं वो सब आएंगे इसके अंदर, पुलिस हो गई, ठीक है, जल हो गया, जितने भी चीजें हैं वो हमारी राज्य उसमें आएंगी। अब जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली है आपकी, तो दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो इसमें जो कानून है यानी कि जो पुलिस वाले हैं वो हमारे केंद्र के हाथ में, यानी कि शक्तियां ज्यादातर केंद्र के हाथ में होती है, इसमें जो है राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो समवर्ती सूची में क्या होता है, इसमें दोनों चीजें इकट्ठी होती है, यानी कि जो केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर, यानी कि जो इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है वो समवर्ती में हो गया, समवर्ती में सबका सहयोग रहता है। तो आपराधिक कानून इस संविधान की शुरुआत से भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामलों सहित, लेकिन सूची 1 या सूची 2 में निर्दिष्ट किसी भी मामले में संबंधित कानूनों को छोड़कर और संघ द्वारा नागरिक शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सैन्य या वायुसेना या कोई अन्य सशस्त्र सेना के उपयोग को छोड़कर, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद में आपका आता है इसमें आपराधिक प्रक्रिया। इस संविधान के प्रारंभ में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामलों सहित एक राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध व्यक्तियों को इस तरह के हिरासत में रखा गया है। उसके बाद में इस सूची के प्रवेश में निर्दिष्ट कारणों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कैदी जो होते हैं, उन कैदियों और आरोपी व्यक्तियों को निवारण निरोध के लिए हटाया जाना, ठीक है, ये भी सब इसी के अंदर आता है। फिर है न्याय का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी अदालतों का गठन और संगठन इसमें है। साक्ष्य, शपथ, कानूनों, सार्वजनिक कृतों और रिकॉर्डों और न्यायिक कार्रवाई की मान्यता इसमें दी जाती है। कानूनी चिकित्सा और अन्य पेशे इसमें हैं। और इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां इसके अंदर शामिल है। तो ये आपका जो है, उसके बाद में यहाँ पर आपका इसका निष्कर्ष रहेगा कि भारत में आधुनिक संप्रभु राज्य अपनी सीमाओं के भीतर आने वाली हर एक चीज को नियंत्रित करके अपने वर्चस्व का प्रदर्शन करता है, और भारतीय राज्य आमतौर पर कानून बनाकर नागरिकों, समूह और संघों पर नियंत्रण करते हैं। कानून व कानूनी दस्तावेज हैं जो संविधान के साथ साथ विधायी कानूनों में भी निहित हैं, और कानून के शासन का विचार वैध राज्य के लिए, जो वैध राज्य होता है, तो वैध राज्य की पहचान है, और जिसके माध्यम से राज्य अपनी प्रभुत्व और नियंत्रण की शक्ति का उपयोग करते हैं। तो ये ओवरऑल आपका जो है इसमें बताया गया कि जो सरकार है, ठीक है, सरकार की जो वो तीन सूची है, वो कौन कौन सी सूची है। पहली सूची आपकी हो गई केंद्र सूची, ठीक है, जिसको हम संघ सूची भी कहते हैं, और दूसरी आपकी हो गई कौन सी, राज्य सूची, और तीसरी हो गई आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका इसका कंप्लीट हो गया, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।